हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे चिकित्सा का चक्कर। यानी चिकित्सा का चक्कर वो है कि कभी कभी आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे और बार बार गए होंगे, इसीलिए आपको जाना वहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं होगा कि क्यों बार बार जाए हम लोग को, जब हमारा तबीयत ठीक हो जाता है। तो इसीलिए जब आप नहीं जाना चाहते हैं बार बार, तो अगर मान के चलो जाना पड़ता है आपको, तो उसी को कहते हैं चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर जो ये हमारा पिछले भाग 3 में जो दिया गया है 21वां चैप्टर के रूप में, ये बेढब बनारसी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्य है, यानी हंसने वाली, समझ लीजिए। ये एक संदेश भी देता है कि हमारे समाज की शिक्षा हमारे समाज की चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, जो हम लोगों को कैसे मूर्ख बनाता है लोगों को। और ये हमारे समाज की चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था को दर्शाता है। तो ये अगर मान के चलो आपको कोई सर में दर्द हो गया होगा, तो सबसे पहले आप वहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद फीस देते हैं, फिर वो दवाइयाँ लिखते हैं, फिर वो दवाई लेते हैं आप, फिर उसके बाद टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद तब भी अगर मान के चलो आपका कोई उपचार नहीं होता है, कभी तभी भी आपके परेशानियों का हल नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपका चिकित्सा का चक्कर लग गया है। तो वही है आप लोगों का 21वां चैप्टर, चिकित्सा का चक्कर। ठीक है। तो आज का जो शीर्षक होने वाला है, चिकित्सा का चक्कर। आज पूछा था कि चिकित्सा का चक्कर ये कौन सी विद्या है, तो ये हास्य व्यंग्य है, यानी हंसाने वाली हम लोगों को ये एक कहानी के तौर पर दिया गया है, जो कि हंसते हंसते हम लोग हमारे समाज के कटु सच्चाई और हमारे समाज की चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था को यानी उजागर करती है कि उनका व्यवस्था कैसा है, लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं वो लोग। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि चिकित्सा का चक्कर यानी लेखक, इनके रचनाकार कौन है, तो ये बेढब बनारसी जी है। यही पूरे कहानी को लिखते हैं, चिकित्सा के चक्कर को। और इनके साथ ये घटित होता है घटना, और पूरे घटित घटना को हमारे पिछले भाग 3 में दिया है, जो कि पढ़ने से हम लोगों को इतनी हंसी आती है कि काश एक बार आप भी पढ़ के देखना। बहुत सारी हंसी इसमें आती है। ठीक है। संक्षिप्त सारांश समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। तो इस पाठ के जरिए लेखक हमें ये संदेश देते हैं कि चिकित्सा का मकसद मरीज की परेशानी दूर करना होना चाहिए, ना कि उसे चक्कर में डालना है। ठीक है। चिकित्सा का क्या काम है कि मरीज की जो परेशानी है उसको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, ना कि उसे चक्कर में डालना चाहिए, नहीं बार बार उसको बुलाना चाहिए, या ऐसा नहीं हो कि उसका सही से उपचार नहीं हो, उसके पास वो उससे विश्वास करना उस पर छोड़ दे और दूसरे के पास चले जाए, फिर भी उस पर विश्वास ना हो, तीसरे के पास जाए, चौथे के पास जाए, फिर भी उसका कोई उपचार ना हो। ठीक है। तो चिकित्सा का चक्कर, जिसमें लेखक ने व्यंग्य और हास्य के माध्यम से, यानी मजाकिया तरीके से और हंसने की तरह से माध्यम से मेडिकल व्यवस्था की सच्चाई को उजागर किया है। यानी हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है और मेडिकल की व्यवस्था है, उसकी सच्चाई को उजागर इसने किया है एक कहानी के माध्यम से, यानी हास्य व्यंजन के माध्यम से किया है उन्होंने। ठीक है। तो ये जब कहानी को लिखते हैं ना, तो इनके पास बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, हकीम आते हैं, वैद्य जी आते हैं। तो इनका जो पूरा डिटेल दिया गया है इन्होंने, तो हम थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ की तरफ चलेंगे। तो पहला जब डॉक्टर आता है ना इसका इलाज करने के लिए, इसका जो तबीयत खराब होता है, तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर आता है। ठीक है। इसके बाद ये दूसरा डॉक्टर आया, वो चूहानाथ करतार जी। इन्होंने बहुत अच्छा इसका इलाज किया और बहुत अच्छे दिन तक इन्होंने इलाज किया। आगे चलकर हम लोग आप लोगों को कहानी बताएंगे। और तीसरा जो डॉक्टर आता है, इसके पास डॉक्टर नहीं आता, अब ये वैद्य पे चला आता है, वैद्य जी आए, यानी जो जड़ी बूटियां देते हैं ना, उसी को कहते हैं वैद्य जी। और चौथा आ जाता है हकीम, यानी जो कि झाड़ फूक वगैरह थोड़ा बहुत या कोई ऐसा चीज देता होता है। हकीम तो उतना नहीं मालूम है हमको। तो चौथा जो आता है ना, वो हकीम साहब इसके पास आते हैं, और इनसे भी ये इलाज नहीं होता है। तो समझ लीजिए एक आदमी इतना सारे डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, फिर भी उसका कोई इलाज का हल नहीं होता है। तो यही हो गया आपका चिकित्सा का चक्कर। ठीक है। तो इसको चक्कर लग गया है चिकित्सा का। और उसके बाद चलते हैं शब्दार्थ की तरफ, जो कि बहुत सा थोड़ा सा है, इसको भी कर लेंगे। चिकित्सा मीन्स होता है उपचार या इलाज। एक होता है चिकित्सा, ठीक है, एक होता है चिकित्सक। तो चिकित्सक किसको कहते हैं, डॉक्टर को। ठीक है। और एक होता है चिकित्सा, चिकित्सा मीन्स होता है उपचार करना या इलाज करना। ठीक है। दूसरा होता है बुलेटिन, बुलेटिन मीन्स होता है खबर या समाचार, यानी जो पहला हेडलाइन बनता है ना, बुलेटिन सुन लेते हैं, तो वही होता है खबर या उपचार। वैलेट मीन्स होता है विशेष या सेवक। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट होता है तरोताजा। ये तरोताजा जो चीज होता है, इंग्लिश में रिफ्रेशमेंट कहते हैं, हिंदी में तरोताजा।
और छायावादी मीन्स होता है साहित्यिक युग। ये एक ऐसा युग चला था, उन्होंने साहित्य की जो बहुत सारी, समझ लीजिए, उसमें बहुत सारी प्रगति आई थी, तो उसी को कहते हैं छायावादी। और एहतियात, एहतियात उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है सावधानी। और प्रादुर्भाव मीन्स होता है प्रकट होना। ठीक है, तो ये इतना हम लोग शब्दार्थ जान लिए। अब चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ। तो दोस्तों, बेडा बनारसी जी इस कहानी को जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, और कोई अगर हमको देखे तो वो कह नहीं सकता है कि मैं बीमार आदमी हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी अगर बीमार आदमी को देखता हूँ तो उस पर तरस आती है, और मैं सोचता हूँ कि काश हमको भी, अगर बीमार मैं भी हो जाऊं तो मेरी भी कैसी खातिरदारी होती है, जैसे कि बीमार आदमियों का खातिरदारी होता है। तो ये जब सोचते हैं तो अपने आप में ये भी सोचते हैं कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे यानी खाने के लिए सामान में, जैसे उन्होंने कहा कि हंटेले बिस्कुट जो कि घर में खाने के लिए नहीं देते थे उसको, तो वो खाने को मिलेगा। और बहुत सारे दवाइयाँ, यूडिकोलोन की दवाइयाँ मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे तेल मिलेंगे जो कि हमारे बीवी में उड़ेल कर मलेंगे। और बहुत सारे लोगों का हुजूम आएंगे, हमको देखेंगे और कहेंगे कैसे हैं बेडप जी, क्या कैसे होगी आपकी तबीयत खराब, समझे। तो ये सब वो कहानी में इन्होंने दर्शाया है कि मैं भी काश बीमार हो जाऊं। किसी को होना नहीं तो चाहिए, लेकिन ये सोचते हैं अपने आप में। और तो होता क्या है कि दूसरे दिन जब वो हॉकी खेलकर रिफ्रेशमेंट से आते हैं, तो वो जब घर आते हैं तो उनको जल्दी नहाने की ज़रूरत थी, तो वो नहा नहा के उसके बाद उसको शाम में सवेरे खाने की उसको आदत थी, जिसकी वजह से उनकी जो घरवाली थी उनको खाना देने लगे। तो वो कहते हैं कि मैं अभी जो है ना वहाँ रिफ्रेशमेंट से खा के आया हूँ, और स्कूल में कुछ मिठाइयाँ खा के आया था, उसके बाद हमको कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगा, इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं उनकी घरवाली की ज़्यादा भूख नहीं लगा तो सामान्य भूख लगा है ना, तो थोड़ा खा लीजिए। तो कहते कि मैं, उनकी घरवाली जो है ना वो सिनेमा देखने के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों, अगर मैं दुख सहूं, इसलिए मैं खा ही लेता हूँ, किसी को क्या मजबूरी करूंगा, तो मैं खा लेता हूँ। तो उन्होंने जिक्र करता है कि वो 12 पूरियां खाए थे, और आध पाव, समझ लीजिए आधा पौवा जिसको कहते हैं, उन्होंने मलाई खाई। समझ लिए 12 पूरी और आध पाव मलाई खाए थे। उसके बाद उनको पता चलता है कि कोई आदमी है जो कि लाल बाग से रसगुल्ले लाते हैं। तो वो सोचते हैं कि लाल बाग के रसगुल्ले हैं तो मीठे तो होंगे, अगर इसको हम सुबह तक रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसीलिए खट्टे हो जाएंगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको खा लेता हूँ। तो उन्होंने रसगुल्ले को भी दबा लिया और खा के, समझ लीजिए, वो खाट पर आराम करने के लिए चले गए। तो जैसे ही वो लेट जाते हैं तो उसको नींद आ जाती है। तो जब नींद आती है, लेकिन एकाएक रात का जब 3 बजता है तो एकाएक उसके दाहिने पेट के बगल में ऐसा लगता है कि कोई सुई भोंक रहा है। तो ऐसा उनको एहसास हुआ, क्योंकि इतना 12 पूरी खा गया था, और एक एक पाव तक उन्होंने मलाई खा ली थी और रसगुल्ले भी खा लिए थे, तो दर्द नहीं होगा। तो दर्द हो रहा था उसको बार बार। तो उन्होंने कहते हैं कि मैं अपने पास में बहुत सारे औषधियाँ और रामबंध रखे रखे हुए थे, तो मैंने एक बार उसको पी लिया, तो इसमें भी आराम नहीं हुआ, फिर उसके बाद दूसरे बार पी लिया, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ। तो रात भर पीते पीते मैंने ऐसा किया कि जितना दवाई था मेरा सब मैंने खत्म कर दिया। तो अब जब सुबह हुई तब भी आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। तो जो पहला जो डॉक्टर आता है उसके पास, तो वो होता है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर होते हैं, तो वो आते हैं। तो जब आते हैं वो, तो समझ लीजिए बहुत देर के बाद आते हैं, और आते हैं किससे, पालकी से आते हैं बैठकर। और आते ही जैसे एकदम आके उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह दिखाइए। तो ऐसा उन्होंने, लेखक ने कहा है कि अपने प्रेमी का मुंह देखना और डॉक्टरों का मुंह देखना दोनों एक समान होता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या होता है दोनों का। तो उन्होंने ऐसा कहा है। तो जब उसका मुंह देखते हैं तो कहता है कि अभी ये तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके बाद हाथ का पकड़ता है उसका नारी, उसके बाद नाभि पकड़ता है, उसके बाद कहता है कि ये तो सामान्य है, हो जाएगा। तो वो कुछ देखते हैं और उसके बाद उसको दवाई लिख देते हैं और कहते हैं कि ये स्टोर से मंगा लेना, वो भी कहाँ से, वो वाला कहते हैं रिफ्रेशमेंट वाला मंगाना, तो नहीं तरोजा ताजा वाला, उसके यहाँ दवाई मिलता है, एक नाम बताता है उसका, तो उसके यहाँ जाना, वहाँ उसके यहाँ अच्छी दवाई मिलती है।
और उसके यहाँ फ्रेश दवाई मिलती है इसलिए उसे मंगा लेना। हालांकि बाद में वो मंगा लेते हैं दवाई, फिर वो खाते हैं उस दवाई को, फिर भी उसको आराम नहीं होता है। अब जो होता है ना कि सरकारी जो डॉक्टर आते हैं, वो उनको दवाई दे देते हैं और उसके बाद उसको गर्म पानी से सेकने के लिए उसके पेट को कहते हैं। तो उनकी जो मालकिन होती है उसको पेट को सेकते हैं, और ये कब तक चलता रहता है, दोपहर हो जाती है उसके बाद शाम होते हैं। तो शाम होते हैं तो सभी लोगों में ये खबर फैल जाती है कि बेडब बनारसी जी बीमार है, और उनका जो तबीयत है अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, और ये डॉक्टर ने भी कह दिया है कि इसको आराम करने की ज़रूरत है, या ऐसा हो गया कि उसका तबीयत सही नहीं हो रहा है। तो सभी लोगों में जब ये पता चलता है तो सभी लोग आते हैं, तो सभी लोग आते हैं जब देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो गया ये बेडब जी। तो अब ये क्या बताए कि मान के चलो ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ था। तो बेडब जी को जब लोग आते थे ना तो वो अलग अलग लोग नुस्खा बताते, क्या बताते थे। कोई कहता था कि इसको हींग खिला दो, हींग पिला दो। कोई कहता था इसको चूना पिला दो। तो ये सब जब लेखक सुनते थे तो अपने दिमाग में ऐसा बात करते थे कि कहने का बात ही नहीं, कि कोई ऐसा लोग नहीं आता था जो कि उसको अलग अलग नुस्खा नहीं देता था। भले उसके पास बच गया था, वो बेटप जी कहते हैं कि भले एक एक चीज बच गया था जो कि लोगों ने नहीं बोला था, कि इसको चप्पल चप्पल छोड़ के कोई ऐसा चीज नहीं बचा था कि इसको ऐसे खिला दो। तो ये सब लेखक कहते हैं। उसके बाद लोग आते जाते और लोग कहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, कोई अच्छे डॉक्टर उसके भरोसे पर कब तक रहिएगा। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो अच्छे डॉक्टर के दिखाने के बारी आता है, दूसरा डॉक्टर अब आ जाते हैं। तो दूसरा डॉक्टर आते हैं चूहानाथ करतार जी। चूहानाथ करतार जी का 8 रुपये फीस रहता है, और 1 रुपया पालकी से आने जाने का वो उसका फीस रहता है। तो जब इन्हीं कहते हैं कि लेखक कि जब अगर मान के चलो दूसरा डॉक्टर का अगर जरूरत है तो उसको मंगा लिया जाए। अब देखेंगे कि चूहानाथ करतार जी की, इन्हीं लेखक लिखते हैं कि चूहानाथ करतार जी का जब नाम सुनेंगे तो आप हंसेंगे, क्योंकि इनके माता पिता ने ऐसा नाम रखा होगा। अगर ये कहते कि अगर हमको मौका मिला रहता कि इनके नाम अच्छे रखने के लिए, तो मैं साहित्यिक नाम रखता अच्छा कोई सा चुन के, जो कि इस डॉक्टर के लिए अच्छा होता। तो जब कुछ चूहा कातर जी आते हैं तो वो अ, उसके यहाँ जब आते हैं तो बोलते हैं कि पानी गर्म कीजिए, और ये 2 रुपया लीजिए, इन्हीं 2 रुपये में ये दवाई आएगा। उन्होंने लिख के दे दिया कि 2 रुपये में दवाई आएगा, इन्हीं मार्केट से जाकर ला लीजिए। तो उन्होंने वो से दवाई लाने के लिए लेखक ने उसको भेज दिया किसी को, और वो लाने के लिए चला गया, और थोड़ी देर के बाद वो आ गए। उसके बाद एक सिरिंज में उस दवाई को भरा, और उसमें बड़ी लंबी सी एक नुकीली सी सुई लगाए और उसके पेट में भोंक दिया। तो ऐसा हुआ कि और कुछ संतावना देके उसको वहां से वो डॉक्टर चूहा करतार जी चले गए। तो वहां से जब जाते हैं तो कभी कहते हैं, इन्हीं ये लेखक कहते हैं कि इन्हीं जो हमारा जो दर्द था वो कम हो गया, और पता नहीं ऐसा मेरा दर्द रफू चक्कर हो गया, नहीं खत्म हो गया पूरा एकदम, यहाँ से चले गए। तो वो होता है कि अब मान के चलो रफू चक्कर तो हो गया, बीमारी खत्म तो हो गई, लेकिन वो सोचते थे बेडब बनारसी जी पूरा तबीयत मेरा अभी सही नहीं हुआ है। तो वो उसको सही करने के लिए अब डॉक्टर से और कुछ लेना पड़ेगा, तो इसलिए डॉक्टर के पास ये दोबारा आ जाते हैं लेखक। तो कातर जी कहते हैं कि इन्हीं ये आधी शीशी का दवाई 2 आना 3 आना का लेते रहिएगा, इन्हीं कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता खाइएगा, तभी ये ठीक होगा। अभी पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हुआ है। तो वो और आगे बात करने लगते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे मरीज आए थे, ऐसे ऐसे उनको दवाई दिए। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है कि अगर मान के चलो आपकी जो मालकिन है घर की, वो अगर आधे घंटे पहले नहीं आए थे तो शायद आप इस दुनिया में रहते। ऐसे ऐसे उनके बाद वाला बोलता है डॉक्टर जी, जो कि शायद ही किसी ने सुना हो। तो वो जो लेखक है ना वो पूरा घबरा जाते हैं। तो जब ये सब चीज होता है उसके बाद जब दवाई चलती रहती है, लेकिन जब 1 हफ्ता गुजर जाता है, उसके 1 हफ्ते के बाद उसके सिर में दर्द अब हो जाता है। जब पेट में दर्द होता है अब सिर में दर्द हो गया। तो सिर में जब दर्द होता है तो पूरा परेशान हो जाते हैं ये। तो ये कवि इन्हीं जो लेखक है वो कहते हैं कि मैंने अनंत फन में लोगों को भेजा कि डॉक्टर के यहाँ की जल्दी से सुई और दवाई लेकर आए, और ये जल्दी मेरे को देखे हमको क्या हो गया है। और उस समय इसका ऐसा हाल हो गया था कि वो कहते हैं कि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि जैसे हवाई जहाज की जैसे करवटें कैसे बदलते हैं, वैसे मैं करवट बदल रहा था, अनंत फान में कर रहा था, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमको। तो वो जब ये हालत जब
लेखक के परिवार वाले देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने में कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, किसको बुलाए, किसको नहीं बुलाए। तो डॉक्टर ऐसा पता चलता है कि डॉक्टर वाले घर पर है ही नहीं, दूसरी जगह चले गए हैं। तो ये जब सुनते हैं लेखक तो हक्का-बक्का परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो परिवार वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि बगल में ही एक पंडित रहते हैं, क्यों ना उसको दिखाया जाए कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो वो बुलाने के लिए पंडित को लोगों को भेज देते हैं। फिर पंडित आते हैं, कहते हैं वो शनि का दोष है, फलना-चिलना ये सब चीज़ है, इसका ये खत्म हो जाए, ये कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये लेखक के दिमाग में नहीं आता, इसलिए वो उसको वहाँ से भगा देता है, यानी निकाल देता है कि चलो जाओ आप। उसके बाद क्या होता है कि बहुत देर के बाद अब फैसला होता है कि अब वैद्य जी को बुलाया जाए। तो वैद्य जी को जब बुलाने जाते हैं, तो वो जो आदमी जाते हैं वो वैद्य जी को बुलाने जाते हैं ना, तो कम से कम 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा लगा देते हैं, ज़्यादा ही लगा देते हैं। तब यानी बहुत देर के बाद ऐसा होता है कि कवि का जो यानी जो लेखक का जो दर्द है वो पूरा बढ़ जाता है। वो कह नहीं सकते कुछ कि ऐसा मेरे को दर्द हुआ था। तो जब यानी वैद्य जी को बुलाने भेजते हैं, तो वैद्य जी आते हैं और वो पालकी पर बैठ के आते हैं, और पालकी पर जैसे उतरते हैं ऐसे उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं। तो जब बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या हुआ आपको? बोलता है कि ऐसे-ऐसे देखो ना, मेरा पूरा सर दर्द हो रहा है और इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर वो कहते कि सांत्वना देते कि आप ठहरिए, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो कुछ दवाई को देते हैं, बोलते हैं कि अदरक में यानी अदरक और पानी, गर्म पानी के साथ पीजिएगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा आपका। यानी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करते हैं आगे, सब ये सब काम करते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, ठीक नहीं होते। तो ये सब होने के बाद जो तीसरा डॉक्टर, अभी वो फेल हो जाते हैं, यानी वैद्य जी भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद यहीं वो चारपाई पे लेटे रहते हैं, तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि अब वैद्य जी को भी दिखा लिए, तो अब चौथा आदमी आ जाता है, हकीम साहब, कि अब वैद्य जी भी नहीं हो पाए, तो अब हकीम साहब को भी दिखा दिया जाए। तो यानी लेखक के मन में आता है कि क्यों ना अब हकीम साहब को भी एक बार अब दिखा लिया जाए, क्योंकि 2 डॉक्टर फेल हो गए, एक हमारा वैद्य जी फेल हो गए, उसके बाद अब हकीम जी आए। तो हकीम जी जब आते हैं ना, तो उसका ये दृश्य वर्णन करते हैं कि वो आते हैं एकदम लंबे कद के, थोड़ा पतले टाइप के रहते हैं, और वो कुर्ता और पैजामा पहने रहते हैं और टोपी पहने रहते हैं। तो उसका जो पैजामा रहता है ना, पूरा चुस्त दुरुस्त रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इसका दर्जी ने जो कपड़ा दिया था, इसका पूरा एकदम साइज बना के दिया है, समझ लीजिए। तो ऐसा वो तारीफ उसका करते हैं। तो जैसे आते हैं तो वो लेखक उनको सलाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कैसे हैं आप? तो लेखक कहते हैं मैं पूरा बेकार हूँ अभी, मेरा हाल मत पूछिए, आपके हाथों में आपका मेरा यानी ज़िंदगी है, आप बचा सकते हैं आप ही, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हकीम जो कहते हैं आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आ चुका हूँ, मैं आपका इलाज अच्छे से कर दूँगा। तो वो नब्ज को देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये इलाज तो पूरा तुरंत, यानी मैं इलाज कर दूँगी, ये पूरा रफू चक्कर तुरंत हो जाएगा। तो वो जो लेखक वो जो हकीम साहब आते हैं ना, वो कहते हैं मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसको मँगवा लीजिएगा और इसको बराबर पीजिएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो वो हकीम साहब वहाँ से चले जाते हैं। तब क्या होता है कि वो हकीम जी जब जाने लगते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ मिलती है वो फ्रेश नहीं मिलता है, इसलिए हमारे दुकान से जाकर लीजिएगा, वहाँ पर हमने फ्रेश दवाई रखा है, जो कि आपको अच्छे से समझ लीजिए फ़ायदा करेगा। तो कुछ तो उसको फ़ायदा हो चला था, लेकिन उसको कमज़ोरी बहुत हो गया था, क्योंकि वो बहुत दिन से बीमार थे, तो कमज़ोरी होने लगी थी। तो इसलिए वो कमज़ोरी होने लगे, तो लोगों के पास ऐसा-ऐसा ज़िक्र करते थे कि देखिए ठीक हो गया हूँ, लेकिन कमज़ोरी अभी भी हमको है और सर में भी दर्द रहता है। तो लोगों ने अलग-अलग नुस्खे बताए, फिर उसको एक्स-रे बोला कि लखनऊ जाके आप एक्स-रे कराना, उसके बाद अगर इलाज कराओगे तो सही से इलाज होगा। फिर उसके बाद उसी के बीच में उसकी मौसी आ जाती है, तो मौसी आती है तो वो कहती है कि ये सब बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब आपको चुड़ैल का कुछ समझ लीजिए साया आ गया है। तो लेखक कहते हैं कि ये चुड़ैल क्या होता है? कहता है कि बेटा जो चीज़ होती है किताब में, वो किताब में ही होती है, जो चीज़ अलग होता है वो अलग है, किताब से ये हटकर चीज़ है, तुम नहीं समझ पाओगे। तो ये लेखक के दिमाग में ये आ ही नहीं रहा था कि ये सब क्या चीज़ हो गया है। लेकिन वो कहते हैं कि किसी ओझा को दिखलाइए, तो ये ठीक हो जाएगा, ये सब करतूत का ही काम है। तो वो इसमें भी विश्वास कर लेते हैं वेडव जी, तो सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक ओझे को दिखाऊँ। तो उसी बीच उसकी पत्नी आ जाती है, तो उस पत्नी ने कहती है कि आप तो पढ़े लिखे ईमानदार आदमी हो, तो इन लोगों के बीच की बातें क्यों मान लेते हो, सबकी बातों को क्यों मान जाते हो रोज? तुम एक समझदार आदमी हो, पढ़े आदमी हो,
तो इन लोगों की बात मत मानो। तो फिर क्या क्या अपने आप में सोचते हैं कि क्यों ना जाकर हम लखनऊ में एक्सरे कराएं, उसके बाद हम सही से इलाज कराएंगे। तो सभी सामान वगैरह सब वो पैक कर लेते हैं और सुबह जाने की तैयारी कर लेते हैं कि मैं लखनऊ जाकर वहाँ पर एक्सरे वगैरह कराऊंगा और मैं सही से ठीक हो जाऊंगा। इसी बीच उसके जो घरवाली होती है ना, एक और डॉक्टर बुला लाते हैं। तो वो जब उसको देखते हैं ना, पता है कि आप मुंह खोलिए, तो जब मुंह खोलते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई, ये सभी जो प्रकोप है ना आपके मुंह में ही है, समझ लीजिए। ये आप अगर ठीक कराएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब वो समझ लिए बेडप जी पूरा अचंभित हो गए। अरे भाई, ये मुंह में क्या हो सकता है? बोला कि ये जो दांत है ना आपका, ये दांत ही समझ लिए खराब है, जिसके वजह से सभी गंदगी पेट में जाते हैं और आपको दर्द होता है। तो ऐसा उन्होंने सही में मान लिया। तो ऐसा होता है नहीं है, लेकिन वो कहते कि अब तो क्या कराना पड़ेगा? तो बोला कि अब तो आपको दांत तोड़वाने पड़ेंगे। तो बोला कि अच्छा, दांत तोड़वाने भी पड़ेंगे? तो बोलता है कि वो सोचते हैं कि अच्छा, सुबह जाके हम इस डॉक्टर से मिलेंगे जो दंत चिकित्सक होता है, इन दांतों के बारे में जो जानकारी रखता है। तो उनके दंत चिकित्सक के पास जाते हैं और दंत चिकित्सक के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि दांत हमको उखड़वाना है, तो कितना? तो दंत चिकित्सक होता है ना, वो कहते हैं कि एक दांत का तोड़वाने का 6 रुपये लगेगा और आपके सभी दांत तोड़वाने के 96 रुपये टोटल लगेंगे। तो वो कहते हैं कि आप प्रसिद्ध आदमी है, थोड़ा जान पहचान के है, तो मैं 6 रुपये आपका छोड़ दूंगा। तो ये सब चीज बात सुनकर वो बेडप बनारसी जी जब सुनते तो वो अचंभित हो जाते कि दांत तोड़वाने के भी पैसे लगेंगे, ये सब वो सब। तो वो घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम दांत ही उखड़वा ले भाई। अगर ये मसला है कि दांतों में पैरिया है हमारे पास, दांतों की वजह से ही हमारा पेट खराब हो रहा है, तो हम दांत को ही उखड़वा कर फेंक देंगे। तो जब ये उनके पास घर आते हैं ना, तो इनकी जो घरवाली होती है उसको कहते हैं कि हमको पैसा दो, मैं जाके दांत तोड़वाऊंगा। तो ये जब ये बात सुनते हैं ना, उनकी पत्नी, तो कहते हैं कि आपका दिमाग सही जगह पर है ना, आप सही हो ना। ये अगर दांत उखड़वा के अगर मान के चलो आपका ये दर्द सही हो जाएगा, तो ये आप कैसे करेंगे सब चीज? अगर कोई आप मान के चलो आपको कहेगा कि कल आज दांत उखड़वा लो, कल अब मान के चलो कोई कहेगा कि आप बाल उखड़वा लो, परसों कहेगा कि आंख निकलवा लो, और उसके बाद कहेगा कोई कि नाक निकलवा लो। तो ये सब दूसरों के बातों में मूर्खता में कब तक रहोगे? यानी कोई चीज नहीं करना है आपको, घर में रहना है और 15 दिन आराम करो, सही से दवाई लो, आप ठीक हो जाएंगे। तो यही तक था कहानी चिकित्सा का चक्कर का। देखो, एक आदमी अगर जब बीमार पड़ता है तो उनको कितना चक्कर लगाना पड़ता है। देखो, पहला डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, उसके बाद वैद्य जी, हकीम जी, और ना जाने कितने कितने लोग आए और कितने कितने उसको साधन बताए और कितने कितने नुस्खे बताए, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। लेकिन ये हमारे समाज की एक असली सच्चाई में से भी एक है कि ये जब हमारे समाज में क्या होते हैं कि चिकित्सा का काम होता है कि किसी व्यक्ति के मसला को दूर करना है ना। चिकित्सा का मकसद है मरीज की परेशानी को दूर करना, ना कि उसको उसको उसके चक्कर में डालना होता है। तो ये हमारे समाज में ऐसा ही होता है। तो जो कि एक ना, मान के चलो कोई अच्छा भी इलाज नहीं किया दूसरे के पास चले गए, तो कोई उससे अच्छा नहीं किया तो दूसरे के पास चले गए। कोई फेमस डॉक्टर अगर है, प्रसिद्ध है, तो उसके पास चले गए। तो ऐसा होता है। तो ये समाज में जो भी हो रहे हमारे घटनाओं को वो वर्णित किया है, वो भी हास्य व्यंग्य के तौर पे, यानी हंसने के तौर पे। ये आप जब कहानी पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ही समझ लिए समझने लायक है। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश किया हूँ इसमें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें।